अतिथियों को मंच के सादर आमंत्रित करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि मंच के सम्मुख गुरु श्री गोरक्षनाथ, सरस्वती माँ, भारत माता, इंदुआसुरी महाराणा प्रताप, तारसंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के चित्रों के सम्मुख पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने की कृपा करें। पुष्पांजलि के उपरांत मैं महाविद्यालय की छात्राओं को सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सा
स्वागतं 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 बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुबह आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुबह आज हम। स्वागतं 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 स्वागतं। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतं 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 स्वागतं। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति सप्तदिवसीय व्याख्यानमाला के अवसर पर आज दूसरे दिन हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह सर, पूर्व विभागाध्यक्ष प्राण विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उपस्थित हैं। आपने अपने 40 वर्षों के कार्यकाल में शोध एवं शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया तथा वर्तमान में भी आप उपरोक्त क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान देते आ रहे हैं। आपने वर्ष 1978 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc प्राण विज्ञान की उपाधि प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की तथा 1983 में आपने PhD की उपाधि प्राप्त की। मोलस्कन फिजियोलॉजी, जैव रसायन एवं स्नेहल नियंत्रण के क्षेत्र में आपका योगदान विश्वविख्यात है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले 3 दर्जन से अधिक औषधीय पौधों से मोलस्किसाइडल रसायनों को सफलतापूर्वक अलग करके उनकी पहचान की है। तदुपरांत स्नेहल के कोशिकीय स्तर पर उनके कार्य करने की क्रियाविधि का भी अध्ययन आपने किया। इन अध्ययनों से यह निश्चित हुआ कि लहसुन, नीम, शरीफा, तेजपत्ता, अदरक, कैना, रजनीगंधा, काली मिर्च, फलभाड़, अजवाइन, मेथी तथा पपीता का प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले हानिकारक स्नेलों के नियंत्रण में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये हानिकारक स्नेल पूर्वांचल के लगभग 94% दुधारू पशुओं में फैसियोलिसिस नामक बीमारी के कारक हैं। वर्तमान में गोमूत्र एवं पौधों से प्राप्त क्लोरोफिल के विभिन्न योगों की कीटनाशक प्रगति पर भी आपका कार्य प्रगति पर है। TWA इटली द्वारा प्रायोजित तृतीय विश्व अकादमी पुरस्कार के लिए रेफरी के रूप में कार्य करने के लिए भी आप सम्मानित हैं। आपके द्वारा अब तक विश्व स्तरीय 111 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में कुल 215 शोध पत्रों, 18 समीक्षा लेखों के प्रकाशन तथा 15 संदर्भ पुस्तकों का सफलतापूर्वक लेखन कार्य भी किया गया है। आपके निर्देशन में 27 PhD डिग्रियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों UGC, CSIR, PBT, UPCST, PST, ICSR द्वारा वित्तपोषित 17 शोध परियोजनाओं का भी आपने सफलतापूर्वक संचालन किया। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ टीम नेटवर्क के सदस्य भी रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक प्रोफेसर सैंटियागो मास्कोमा, वैलेंसिया यूनिवर्सिटी, स्पेन के सहयोग से आपके द्वारा विश्व में फैसियोलिसिस नियंत्रण पर एक पुस्तक फैसियोलिसिस कॉजेज, चैलेंजेस एंड कंट्रोल लिखी गई है, जो विश्व प्रसिद्ध स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित है। यूनेस्को ने हाल ही में पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता के आधार पर आपका फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ स्पिंडस मुर्कोसी, जिसको रीठा का पेड़ कहते हैं,
एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर एक अध्याय इंसाइक्लोपीडिया लाइफ सपोर्ट सिस्टम के 600 वॉल्यूम के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। आप भारत की जीव विज्ञान संस्था एवं पर्यावरण जीव विज्ञान अकादमी के फेलो भी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समितियों के आजीवन सदस्य के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के संपादक एवं समीक्षक मंडल में भी आप अपना योगदान देते रहे हैं। अगर बात करें विशेष योगदान की तो आपकी मेलाकोलाची लेबोरेटरी द्वारा फैसियोला जाइगेंटिका जो मुस्के लार्वा सर्केरिया की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट विश्व में पहली बार आपके द्वारा की गई। ये ट्रिमेटोनोड परजीवी होते हैं जिनसे दुधारू पशुओं के साथ साथ मानव में भी फैसियोलोसिस नामक बीमारी का लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें सामाजिक उत्तरदायित्वों की तो आपके द्वारा अब तक कुल 15,000 विशाल औषधीय वृक्ष जिनकी आयु 1,000 से 6,000 वर्षों से अधिक होती है, जैसे कल्प वृक्ष, कपूर, रुद्राक्ष, बट वृक्ष, पीपल, पाकड़, गूलर, नीम, मौलश्री, पलाश, तेजपत्ता इत्यादि का रोपण स्वयं के प्रयास से निःशुल्क विभिन्न विद्यालयों, मंदिरों एवं अन्य सामाजिक प्रतिष्ठानों में पूर्वांचल के सभी जिलों के साथ साथ बिहार में भी किया गया है। अब तक आपके द्वारा कुल 260 कल्प वृक्ष का भी रोपण किया गया है। आपके द्वारा पर्यावरणीय बदलाव, जल संकट, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य समस्या, वर्तमान में फैली सामाजिक कुरीतियों के कारण भारतीय संस्कृति और संस्कार जो हमारे वेदों से उद्धृत है तथा उनके आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कर 100 से अधिक व्याख्यान पूर्वांचल के विभिन्न जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक शिक्षक के सामाजिक दायित्वों के प्रतिबद्धता के अनुरूप निःशुल्क किया गया तथा यह कार्य आपके द्वारा अभी भी जारी है। प्राणी विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान से संबंधित स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर महाविद्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क शिक्षण कार्य आपके द्वारा जारी है। कोरोना काल में भी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एवं सामाजिक संगठनों में वेबिनार के माध्यम से लगातार शिक्षण कार्य व्याख्यानों द्वारा जारी रहा। आपका भी सहयोग कोरोना काल में प्राणी विज्ञान विभाग को भी कई बार मिला। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति पर विगत 40 माह से पूर्वांचल के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों में वैदिक विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान आधारित श्रेष्ठ सृजन और योग विषय पर लगातार व्याख्यान दिया जा रहा है। उपरोक्त के संदर्भ में योग दिवस 21 जून 2019 को श्रेष्ठ सृजन और योग का विज्ञान विषय पर पुस्तक का लोकार्पण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। उक्त पुस्तक की रॉयल्टी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ को आप द्वारा सादर समर्पित कर दी गई है। वर्तमान में 2021 और 22 में भी आपने कुछ पुस्तकों का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया है, जिसमें से मैं 2 नाम मेंशन कर रहा हूँ। आपने अपने गांव के लिए एक किताब लिखी है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पैना गांव जो जिला देवरिया में पड़ता है का योगदान पे आपने 2 पुस्तकें प्रकाशित की 2021 में। 2022 में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, अध्यात्म एक उत्कृष्ट विज्ञान नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। अभी आप एक और पुस्तक के लेखन का कार्य चल रहा है, पर्यावरण, मानव और पृथ्वी, जो अभी विमोचन की प्रक्रिया में है। ऐसे सर का मुख्य उद्देश्य ये है कि भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करें जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाया जा सके। ऐसे प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक तथा विभिन्न आयामों के द्वारा देश और समाज की सेवा में लगातार लगे हुए प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह सर का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर से सादर निवेदन करता हूं कि वे सर को स्मृति चिन्ह तथा उत्तरी देकर महाविद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं महाविद्यालय की छात्रा शिवन्या को मंच पर एकल गीत हेतु आमंत्रित करता हूँ। मेरे मानों के पावन युग में हम चरित्र
चरित्र निर्माणे न भूले शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है प्राणी का उपकार नहीं है भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले वसुधा का कल्याण न भूले अब मैं बिना किसी औपचारिकता के सर को सादर आमंत्रित करता हूँ अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वैश्विक पर्यावरणीय बदलाव 21वीं सदी की सर्वोच्च चुनौती विषय पे व्याख्यान देने। हेलो परम आदरणीय डॉक्टर चौधरी जी और संचालक विनय गुरुजनमन और सभागार में उपस्थित प्यारे विद्यार्थी, आज राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति व्याख्यान माला में मुझे एक अवसर विश्वविद्यालय ने प्रदान किया। ये विद्यालय महाविद्यालय जो मेरे अपने विद्यालय की महाविद्यालय की तरह है और यहाँ जब भी मुझे बुलाया जाता है तो बिना संकोच में तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थित रहता हूँ। और ये स्नेह है चौधरी साहब का और यहाँ के गुरुजनों का, और विशेष लगाव का कारण भी है कि इस महाविद्यालय के स्थापना काल में से मैं जुड़ा हूँ और आज आप सभी बच्चों से मैं बात करूँगा वैश्विक पर्यावरणीय बदलाव 21वीं सदी की सर्वोच्च चुनौती। शायद इस विषय को आप सभी कभी न कभी मीडिया के माध्यम से
अखबारों में या आपसी चर्चाओं में, डे टू डे के दैनिक जीवन में इस पर बात जरूर करते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसके गुण विषय पर आपसे बात करूंगा, बहुत सरल भाषा में। नेक्स्ट प्रोजेक्शन। आपके सामने एक पिक्चर है जो 21 मार्च 2022 को इस ब्रह्मांड की पूरी संरचना को नासा ने रेखांकित किया और इसके सेंटर में जो सौरमंडल है थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें पृथ्वी भी दिख रही है आपके यहाँ पर। वैसे अगर वास्तविक रूप में दिखाया जाए तो ये हो सकता है दिखे भी, तो केवल सौरमंडल को बड़ा कर दिया गया। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है आपका, ये ऐसे ऐसे बहुत से ब्रह्मांड हैं पृथ्वी पर। ये केवल एक ब्रह्मांड है जिसकी संरचना के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं, ऐसा दिखाया गया। मैंने इसलिए दिखाया कि इसी ब्रह्मांड से पर्यावरण का रिलेशन है। कैसे पर्यावरण, आप जो रोज चर्चा में करते हैं कि पर्यावरणीय बदलाव हो रहा है या समस्या है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन। अब इस ब्रह्मांड की रचना जो हुई उसकी दो थ्योरीज हैं, एक वेद बताता है और एक आधुनिक विज्ञान बताता है। तो वेद ने इसको क्लासिफाई किया है क्लासिकल फिजिक्स, भौतिक, जो चीजें भौतिक रूप से दिखती हैं हमें, जैसे मेज है, कुर्सी है, पेड़ है, बिल्डिंग है, ये भौतिक रूप है। और दूसरा है आपका एटॉमिक फिजिक्स। जब उन चीजों को एटम के लेवल पर आते हैं तो उसको एटॉमिक संरचना में, और नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर संरचना में। इसको वैदिक ज्ञान में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कहा है। तो पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड की रचना इन्हीं से हुई। नेक्स्ट। और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें बताया गया है कि 5 भूतों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी से सारा संसार बना। संसार की कोई भी चीज जो बनी है, जो दृश्य रूप में दिख रही है और जो अदृश्य है, जो नहीं भी दिख रही है, वो इन्हीं 5 भौतिक चीजों से बनी। ठीक है, ये क्लियर है? कहीं पर अगर कोई शंका हो तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट। लेकिन 5 भूतों से चीजें कैसे बनी? 5 भूतों से जो वैश्विक दर्शन है, सांख्य दर्शन है और वैदिक दर्शन है, तीनों कहते हैं कि 5 भूतों के पंचीकरण से, पंचीकृत क्रिया से 5 महाभूत बने। और इन 5 महाभूतों से दुनिया के सारे विश्व में जो भी चीजें दृश्य हैं आपको दिखती हैं, बनी। तो पहला है आकाश महाभूत, जिसमें आधा आकाश होता है, 1/8 वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसमें आधा जो पोर्शन है, इसी के नाम पर इसका आकाश महाभूत है। उसी तरह वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत। ठीक है? और इन्हीं महाभूतों से पर्यावरण बना है। और जब तक ये 5 महाभूत सही रहेंगे तभी तक पर्यावरण भी सही होगा। अगर ये 5 महाभूत सही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई वैज्ञानिक पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकता। ये इस चीज को मोटे तौर पर आप समझते हैं। नेक्स्ट। अब हम इस पृथ्वी पर हैं, तो क्या अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम डीके सिंह है, तो मैं डीके सिंह हूँ? क्या चीज डीके सिंह? अगर मेरे अंदर एक ऊर्जा है, आत्मा है, वो निकल जाए तो मेरी पहचान क्या है? यह शरीर डीके सिंह नहीं। ठीक है? तो इस शरीर का निर्माण भी 5 महाभूतों से हुआ।
और उस 5 महाभूतों के अंतर्गत क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसे आप आत्मा कहते हैं। तो उस आत्मा का ये शरीर पर्यावरण, समझ रहे हैं? तो पहला पर्यावरण क्या है? आपका शरीर उस आत्मा का पर्यावरण, ठीक है? पर्यावरण का क्या मतलब है? पर्या मतलब दूसरा आवरण, ठीक है? तो पहला आवरण पर्यावरण यहीं से शुरू होता है और इसके बाद और फिर आपके शरीर के चारों ओर जो आवरण है वो दूसरा पर्यावरण। तो पहला आवरण के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो आजकल क्या है कि जो 5 महाभूतों से आप 5 प्राणवायु, 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं आपके शरीर में हैं, और लेकिन ये एक आत्मा के चारों ओर है। तो 5 इंद्रियों से आपका पूरा शरीर का पर्यावरण नियंत्रित होता है। जैसा देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, जैसा स्वाद लेंगे जीभ से, वैसा ही आपकी शरीर क्या करेगी, काम करेगी और उसी के अनुसार आपके आत्मा पर, एनर्जी पर इफेक्ट आएगा। इसीलिए हमारे पहले जितनी भी पूजाएं होती थी तो उसमें क्या कहा जाता है? ओम भू मतलब पृथ्वी, ओम भुवः मतलब पृथ्वी के ऊपर का वातावरण, अंतरिक्ष, ओम स्वः मतलब स्वर्ग, ओम महा जन तपा और सत्यम, 7 लोगों की 7 एनर्जी लेवल्स की आप पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो एनर्जी लेवल है या लोग है उसमें चीजें नहीं हैं, लेकिन आप भौतिक आंखों से उससे नहीं देख सकते, वो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है। जब आध्यात्म में आप ऊंचे जाएंगे तो उनका भी अनुभव होने लगता है। तो अगर आपको पर्यावरण ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? इंद्रिय निग्रह करेंगे। हमारे यहाँ योग की धारणा में बताया गया है यम और नियम। यम मतलब अपना आचरण, नियम मतलब समाज में रहने के कोई दास होंगे ना, उनके अनुसार हमको रहना पड़ेगा। तो आजकल क्या हो रहा है, यही बिगड़ा हुआ। यम नहीं है, ठीक है, हाथ में मोबाइल है, ठीक है। 80 के दशक से टेलीविजन शुरू हुआ इस देश में और अब हर घर तक पहुंच गया। हम क्या परोस रहे हैं? मोबाइल में हम अच्छी चीजें भी हैं, खराब चीजें भी। तो हम क्या देख रहे हैं? तो यम नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, और इस इंद्रिय निग्रह ना होने की वजह से जो आत्मा के चारों ओर वाला पर्यावरण है वो बिगड़ चुका है, ठीक है? बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट। ये तो फर्स्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब आपका शरीर जो है, आप जैसे दिख रहे हैं, आप लोगों ने जीन नाम सुना है? जीन्स। तो जीन्स आपके जो शरीर में जितना जीन है उसका 1.5% ही आपके पूरे जीवन में एक्सप्रेस होता है। 98.5% एक्सप्रेस नहीं, अव्यक्त हो रहता है, ठीक है? तो आप 1.5% जीन के व्यक्त होने से पूरा जीवन काट देते और 98.5 अव्यक्त है। नेक्स्ट चलिए, आगे चलिए। और सबके जीन की एक सीक्वेंसिंग होती है। और आगे चलिए, और आगे चलिए। हाँ, तो अब होता क्या है, आप जिन इंद्रियों से चीजों को देख रहे हैं वो चीजें आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर पर जाती हैं। यहाँ आप टेलीविजन देख रहे हैं, कैसी पिक्चर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर पर जाती है और वहां से न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसी प्रकार के, जिस प्रकार का क्रियाकलाप आप देखेंगे। और वो न्यूरो हार्मोन्स जब आपके कोशिकाओं के लेवल तक जाते हैं तो 98.5% जीन जो व्यक्त नहीं है उनको एक्टिवेट करते हैं एसाइलेशन मेथाइलेशन की क्रिया से। और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं उसी प्रकार के जीन एक्टिवेट हो और उसी प्रकार की प्रोटीन बनेगी, उसी प्रकार की सेल सिग्नलिंग होगी, उसी प्रकार का आपका बिहेवियर। तो समाज में आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समाज में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जिनको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता,
टीवी पर रोज डिबेट होता है कि पुलिसिंग बढ़ाइए, पुलिस की संख्या बढ़ाइए, यह करिए, वह करिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने यम नियम से पर्यावरण के 5 इंद्रियों के निग्रह को सही नहीं करेंगे तो ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर आपको उसी प्रकार का मैसेज देगा और वो अव्यक्त जीन्स आपके जब व्यक्त होंगे तो उसी प्रकार का आप कार्य समाज में करेंगे। तो पहला वाला पर्यावरण आप देखें, ये जीन्स हैं, एथाइलेशन से 98.5% जो अव्यक्त हैं ये खुल जाते हैं, और जब ये खुल जाते हैं तो अब जिस प्रकार का आप क्रियाकलाप देख रहे हैं उसी प्रकार का वो प्रोटीन रिलीज करेगा और सेल सिग्नलिंग होगी, उसी प्रकार का आपका बिहेवियर चेंज होगा। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो रही है, हमारा विकास हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे को देख रेख नहीं हो रहा, बच्चा 12-13 साल के बाद मदर फादर की बात ही नहीं मानता, ठीक है। तो ये भी एक इफेक्ट है, ये भी उसी का है, क्योंकि सुबह उठे मदर फादर कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे के पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं, शाम को दिन भर के लिए आपने उसे कहीं डाल दिया, फिर शाम को लेके घर आ रहे हैं, फिर सो गए, तो उसकी केयर करने में आपका कोई अटैचमेंट इमोशनल हो नहीं। तो इस प्रकार से वो उसके दिमाग के भी रिवार्ड सेंटर पर ये बात पड़ रही है और इस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, तो ये जो वातावरण है, जब तक ये वाला वातावरण नहीं स्थित होगा तो सेकेंड लेवल जिसके भी मैं बात करूंगा वो भी ठीक होना बहुत मुश्किल है। और इस पर एक बहुत अच्छा वर्क किया है स्लोवाकिया के वैज्ञानिक मेंटालिक के ग्रुप ने। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट, ब्रेन की स्कैनिंग की ऐसे साधुओं की लामांस की जो 23 साल से 16 साल से समाधि की अवस्था में, और उन्होंने पाया, नेक्स्ट, ये ब्रेन स्कैनिंग का मैप है, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाता, चलिए नेक्स्ट, उन्होंने पाया कि 1668 जीन जो हैं वो ऐसे हैं, एक्टिवेट होते हैं योग समाज और ध्यान धारण समाज के प्रोसेस में जब आप जाते हैं योग की विधाओं में, और वो जीन्स को इफेक्ट करके आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, आपको स्वस्थ बनाते हैं। तो पहला पर्यावरण जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में दिया गया था कि आप पहले अपना पर्यावरण सही, और ये वाला जब पर्यावरण सही होगा तभी जो जिसकी बात आजकल चर्चा में हो रही है वो सही होगा। नेक्स्ट, और इसके वजह से सारे गुण आपके, क्रिएटिविटी है, लर्निंग है, सब आपके चेंज हो जाएंगे, और इसके चेंज होने से आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। आप क्या हैं, कैसे बात करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका टोटल परफॉर्मेंस सोसाइटी में बदल जाए। तो पहले आपको ये फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वायरमेंट ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, अब हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। तो सेकंड लेवल में ये है कि इस समय हमारी आबादी करीब 7.5 अरब है। आज से 60-70 साल पहले पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं थी। पिछले 60-70 साल में हमने प्रदूषण इतना पैदा किया। क्यों पैदा किया? क्योंकि 1980 में पॉपुलेशन 1 अरब थी, पृथ्वी वही थी, पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन कम होने से पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं। 1950 तक 3.5 अरब हो गए और आज 7.5 अरब हैं। इस सदी के अंत तक 14 अरब होने की संभावना है अगर इसी रेट से बढ़ते रहे। तो पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। उसके लिए क्या किया हमने? जंगलों को काटा। जंगलों को काटा, 80% जंगल काट दिए, और जंगल को काट करके खाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो भोजन चाहिए, और फिर उसके बाद से काम भी चाहिए, तो हमने इंडस्ट्री लगाई। तो इन तीनों के समय के प्रयास से पृथ्वी इस समय रहने लायक नहीं। नेक्स्ट, इसमें ये 10 ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि पृथ्वी अब दूसरे विनाश की ओर बढ़ रही, और पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिल करके 9 ऐसे कारकों को खोजा जिनके बदलने के वजह से
पृथ्वी का पूरा पर्यावरण बदल रहा है। नेक्स्ट। और जो पोल्यूशन हुआ उससे ग्रीन हाउस गैस निकली। ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव है? जैसे कि आप सन से ऊर्जा आती है तो ऊर्जा आने से अर्थ पर आईआर रेडिएशन निकलती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो ये अंतरिक्ष में चली जाती, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की अधिक कंसंट्रेशन की वजह से वह ऊर्जा अंतरिक्ष में न जाकर के पृथ्वी पर लौट रही है और पृथ्वी गर्म हो रही है। और पिछले 70-80 साल में, पिछले 100 वर्षों में करीब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। नेक्स्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसको बोलते हैं, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैस नुकसानदायक है। एक स्तर तक अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो जीवन भी नहीं, लेकिन उससे अधिक होने पर यह ग्रीन हाउस गैस बहुत सी प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही है पृथ्वी पर, और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। बहुत से तूफान आ रहे हैं, पहाड़ों पर ग्लेशियर्स जल रहे हैं। नेक्स्ट। और ये डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन को आपने प्राकृतिक संसाधनों का शोधन किया, भौतिक संसाधन डेवलप किए, तो प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी आपकी, और इस क्रिया में आपने इंडस्ट्री लगाई। तो इन तीनों के 3 P, पॉपुलेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉल्यूशन, इन 3 P ने पूरी पृथ्वी की संरचना ही बदल दी। नेक्स्ट। और वर्ल्ड की जो ट्रांजिशन बिहेवियर है ये पॉपुलेशन से है, प्रॉस्पेरिटी से है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप देखें कि इस समय जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड है 2 बिलियन मेट्रिक टन, ये अवशोषित करने की ताकत है समुद्र और ग्रीन हरे पेड़ों से, लेकिन इस समय 8 के करीब ये पैदा हो रहे हैं। तो जितनी हमको कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल रिसोर्सेज से अवशोषित हो सकती है उसके 4 गुना जा रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए। नेक्स्ट। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पहले ऐसा नहीं कि पृथ्वी कभी पहले गर्म नहीं हुई थी, पर्यावरणीय बदलाव नहीं हुआ था पृथ्वी पर। बहुत पहले क्रिटेशियस पीरियड में 100 मिलियन ईयर्स पहले भी बदलाव हुए थे। 250 लाख वर्ष पहले पर्मियन पीरियड में भी बदलाव हुए थे, लेकिन वो बदलाव प्राकृतिक थे। इस समय जो बदलाव हो रहा है पृथ्वी पर वातावरण का, ये मनुष्य जनित है, मनुष्य के द्वारा हो रहा है। आप देखें क्रिटेशियस पीरियड में टेम्परेचर इस समय बदलाव हुआ था 25 डिग्री था पृथ्वी का, और इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री, और इस सदी के अंत तक 20 डिग्री होने का अनुमान है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है कि जो पेरिस समिट में डिसाइड किया गया कि सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान न बढ़े, 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लेकिन जो स्थिति है अभी मैं आगे बताऊंगा, तो स्थिति बहुत ही खराब है। जो 4 डिग्री नहीं 10 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। नेक्स्ट। ये आपका पर्मियन पीरियड का है, ज्वालामुखियों के फटने से उस समय जो स्थिति बनी थी उसका है, जिसके वजह से बहुत से जीवजंत पृथ्वी से 250 लाख मिलियन वर्ष पहले समाप्त हो गए। नेक्स्ट। ये जो 9 बाउंड्रीज की बात की है वैज्ञानिकों ने, उसमें पहला है केमिकल पोल्यूशन, दूसरा एरोसॉल, तीसरा बायोडायवर्सिटी, तीसरा लैंड यूज, चौथा वाटर यूज, 5वां नाइट्रोजन फास्फोरस, 6वां जो है आपका ओजोन लेयर, 7वां छठा, और ये जो है आपका समुद्र का एसिडिफिकेशन, और ये केमिकल क्लाइमेट चेंज। तो इसमें पहले और दूसरे का तो अभी कोई लेवल नहीं पता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला चीज यह है कि बायोडायवर्सिटी लॉस। तो किसी पृथ्वी पर अगर 1 लाख पशु पक्षियों या वृक्षों में से 10 अगर नष्ट हो जाते हैं तो ये प्राकृतिक क्रिया, लेकिन इस समय पृथ्वी पर 100 से 1000 वृक्ष और ये आपके जंतु जो हैं 1 लाख स्पीशीज में से हर साल गायब हो रहे हैं। तो मतलब 10 से 100 गुना स्पीड से स्पीशीज लॉस हो रही है और बायोडायवर्सिटी, और इस बायोडायवर्सिटी लॉस की वजह से आपकी एक जैसे जैसे बायोडायवर्सिटी लॉस होगी, पेड़ पौधे और जंतु समाप्त होंगे,
आदमी के पृथ्वी पर सर्वाइवल की रेट भी कम होती जाएगी। और दूसरा है लैंड यूज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमने पृथ्वी का इस समय करीब 12% भाग हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और लिमिट 15 की है। तो अगर हम 15% यूज कर लेंगे तो आप समझिए कि अन्य जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। तो हम उस तरह बढ़ रहे हैं। तो लैंड यूज भी एक बहुत बड़ा है कि अब हम उस सीमाओं तक पहुंच गए हैं कि इससे ज्यादा हम अब खेती नहीं कर सकते लैंड पर। और यह भी एक बहुत ही, क्योंकि अगर हम खेती नहीं करेंगे तो इतनी पॉपुलेशन को हम खिलाएंगे कैसे। तीसरी चीज है वाटर। वाटर की प्रॉब्लम सबसे अधिक है। वाटर को अभी बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप पहले देख लीजिए, आप ये आपकी ओजोन क्षरण है। तो ओजोन क्षरण 276 डासमन जो है लेवल है, और अभी ओजोन का क्षरण घटकर 283 के करीब डासमन आ गया है। तो ये भी करीब 7 डासमन का एक केवल डिफरेंस आ गया है। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगे तो उससे वजह से पूरे के पूरे जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। तीसरा ये एल्कोनाइट जो समुद्र का एसिडिफिकेशन है, ये आपका 2.76 ओमेगा तक है लेवल, जो घट करके 2.96 तक आ गया है। तो समुद्र भी एसिडिफाइड हो रहा है, उसका पीएच 8.2 से घट करके 8 हो गया है। और जो नाइट्रोजन है, सबसे हानिकारक तो नाइट्रोजन है। तो 33 मिलियन टन नाइट्रोजन का एक लेवल बनाया गया कि इससे अधिक हम एयर से नहीं ले सकते, लेकिन वर्तमान में हम 133 मिलियन टन नाइट्रोजन ले रहे हैं एयर से, उससे फर्टिलाइजर बना रहे हैं और खेतों में डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वायु तत्व को डाल रहे हैं पृथ्वी तत्व, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, वो पृथ्वी तत्व, उसको निकाल के हम वायु में डाल। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ने किया है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसके वजह से इसी तरह से फास्फोरस भी है। फास्फोरस हम 12 मिलियन टन का हमारा लेवल है, इससे अधिक नहीं हमको समुद्र में डालना है, लेकिन हम हर वर्ष 10 मिलियन टन तक पहुंच गए। तो ये भी एक क्रॉस कर गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें तो क्रॉस कर ही रहे हैं हम जल की स्थिति सबसे विकट है। जल हमको करीब इस समय हम 3000 क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने बताया है कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर हमारी लिमिट है। अगर हम जल के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमको 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर व्यक्ति जल चाहिए, स्वस्थ आदमी। ठीक है, जल की कोई कमी नहीं है। जल उतना ही है जितना पृथ्वी पर पहले था। पॉपुलेशन बढ़ने से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। और स्थिति इस समय पूरा वर्ल्ड की सिनेरियो चेंज हो चुका है। आप देखें 2008 में जल की उपलब्धता ये थी, हमारे कंट्री में करीब 1200 क्यूबिक लीटर था प्रति डे, जो घट करके 2025 में 800 क्यूबिक हो जाएगा। पाकिस्तान यहाँ पर है, इस समय वहां 400-500 क्यूबिक है, और वो 200-300 हो जाए। तो अगला वर्ल्ड वार जो है जल के लिए भी होगा। क्यों कि जितने भी डिस्प्यूट है, चाहे वो इजिप्ट का हो, चाहे ईस्टर्न यूरोप का हो, चाहे मिडिल ईस्ट का हो या सोवियत यूनियन का हो, जितनी भी नदियों की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जल अगर नहीं है तो जीवन भी नहीं। नेक्स्ट। और वाटर डिमांड की जैसे मैंने बताया कि 2000 में हमें इतने क्यूबिक 2000 क्यूबिक किलोमीटर चाहिए थे, जो 2050 तक उसी रेट से रहा तो 4900 क्यूबिक किलोमीटर चाहिए, जो कि 4000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर हम 9250 पर पहुंच जाएंगे, यदि हम पुअर कंट्री की इनकम को मिडिल जो इस समय एवरेज है उस वहां तक पहुंचा दें, तो 9250 क्यूबिक किलोमीटर चाहिए, मतलब जितनी हमारी हमको चाहिए उसका दूना। तो ये बहुत ही सिचुएशन अनस्टेबल है, और इस कंडीशन में जल को बचाना और किस तरह से मैनेज करना है, इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज का केवल अगर आप देखें तो जितनी भी रेड एरिया दिख रही है,
ये आपको 120% पानी की जितनी जरूरत है उससे कम हो जाएगी 2025 तक पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस क्लाइमेटिक चेंज के साथ पॉपुलेशन को आप जोड़ दें तो देखें आप करीब करीब पूरे विश्व में जो रेड एरिया है पानी की उपलब्धता 120% कम हो जाएगी जितनी जरूरत है। तो क्लाइमेटिक चेंज और पॉपुलेशन के प्रेशर से आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ये होगा कि जल इवन गोरखपुर में जो इसमें इजीली अवेलेबल है 2025 के बाद देखिएगा कि पानी की हालत खराब है। नेक्स्ट, और इस प्रकार से पूरा एक तरह से बढ़ती पॉपुलेशन और डिग्रेडेशन ने एक तरह से पूरा पृथ्वी को निचोड़ दिया जल के बाद। नेक्स्ट, और जल आता कहाँ है? जो फ्रेश वाटर हम यूज करते हैं वास्तव में वर्षा का पानी है। 110 क्यूबिक 1000 क्यूबिक किलोमीटर पानी वर्षा से हर साल पृथ्वी पर गिरता है और जिसका 55% पृथ्वी में चला जाता है और जिसको ग्रीन वाटर बोलते हैं और 35% चला जाता है समुद्र में, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर। रेस्ट 8% का ही जो है हम उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। और ये जो क्राइसिस है जो एक तो इकोनॉमिक स्कैर्सिटी की वजह से होती है और फिजिकल स्कैर्सिटी, हमारे कंट्री में दोनों है। इकोनॉमिक स्कैर्सिटी भी है जल की और फिजिकल भी है, क्योंकि जल का प्रबंधन अभी बहुत अच्छे से कंट्री में नहीं। तो अगर हमको जब 56% और 35% चला जा रहा है, 8% में मैनेज करना है सारी चीज, जिसमें पॉइंट में आप फ्रेश वाटर आप पीने का पाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर 70% एग्रीकल्चर में जाता है जल। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉपुलेशन प्रेशर से इसको मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है। और आप समझिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक जल भूमि अधिग्रहण बिल लाया आज से 5-6 साल पहले, आप सभी को जानना चाहिए। यह एक बहुत ही विजनरी बिल थी। वो पॉलिटिकल कारणों से भले ही नहीं पास हुआ, लेकिन ये जान लीजिए कि आज से 10-15 साल बाद हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 2050 तक 1 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। खाना आप कहाँ से खिलाएंगे? पानी है नहीं खेती के, खाना खिलाएंगे कहाँ से आप? तो विजनरी सेंस में था कि नॉर्मन बोरलॉग जो 1962 का ग्रीन रिवॉल्यूशन का जिसको उसने नोबेल प्राइज भी मिला था, उसने कहा था कि 1962 में कि अगर छोटे किसानों को नहरों के द्वारा जल दिया जाए तो इकॉनमी ठीक होगी, खेती के प्रोडक्शन बढ़ेगा। बढ़ा भी 40-50 साल की रिवॉल्यूशन हुआ, उससे फायदा भी हुआ। लेकिन अब स्थिति यह है कि पानी जब है ही नहीं तो आप देंगे कहां से? तो मोदी जी का जो विजन था आज से 50 साल 60 साल आगे का, ये था कि अगर भूमि अधिग्रहण कर लेंगे, छोटा किसान तो भूमि पर खेती कर नहीं सकेगा, जल रहेगा नहीं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है समुद्र के पानी से फ्रेश वाटर बना करके पाइप से ले करके लार्ज स्केल पर खेती करेंगे, तभी हम भोजन दे पाएंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन। ये स्थिति आनी है, देर सवेरे आनी है, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव की वजह से स्थिति आएगी ही आएगी अगर हम सचेत नहीं। तो ये एक विजनरी प्रयास था, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चलता है, जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। नेक्स्ट, तो अब लोग कहते हैं कि आप जल संरक्षण करिए, जल संरक्षण के लिए आप वर्षा का पानी रोकिए, लेकिन वर्षा का पानी भी आप एक सीमा से ज्यादा नहीं रोक सकते, 25% से ज्यादा, क्योंकि अगर 25% से अधिक वर्षा का पानी समुद्र में जाने से रोक देंगे तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट, आप देखें फिर समुद्र का पानी आपके जहां आपके समुद्र का शोर है वहां से अंदर आने लगेगा, अगर 50% से ज्यादा पानी आप रोकने लगेंगे। और 7400 किलोमीटर का कोस्टल लाइन जो अपनी कंट्री का है वो क्या हो जाएगा? किसी काम का नहीं जाएगा, नमक जब उसके अंदर घुस जाएगा, किसी खेती के काम का नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार से करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडियन कोस्टल ये बिल्कुल बेकार हो जाए। तो हम जल संरक्षण ही एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। प्रेशर है पॉपुलेशन का, और हम 2027 में शायद चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। और वास्तव में तो हम इस समय ही चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का डेटा बहुत सही नहीं है।
लेकिन 2027 में ऑन रिकॉर्ड हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे और दुनिया के सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री हो जाए। नेक्स्ट, तो भूजल की स्थिति है, ये केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भी बताया है कि आप संख्या जैसे जैसे हर 10 साल पर ब्लॉक्स की संख्या बढ़ती जा रही है जहां पर भूजल बहुत नीचे चला जा रहा है, तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। नेक्स्ट, ये 2016 से मैं इस पर वाटर पर भी लेक्चर देता रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ कि 2025 के बाद भी गोरखपुर में भी पानी की किल्लत होने वाली है और इसके लिए हम लोगों को सारे रिसोर्सेज को प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, ये दुनिया के कैलिफोर्निया का है, फिर आपको देखिए अफ्रीकन कंट्रीज का है, चेन्नई का है और 2020 ऑनवर्ड जितने भी मेगा सिटीज हैं सब जगह जल की कमी होने वाली है। नेक्स्ट, और 4 अरब लोग दुनिया में जल की किल्लत से जूझ रहे हैं अभी और पॉपुलेशन है 7.5 अरब। चलिए, तो इस प्रकार से ओवर कंजम्पशन, हम जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा जल का प्रयोग करते हैं। हम पर्यावरणीय बदलाव की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आ रहे हैं, अभी इसके आगे मैं बात करूंगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या ने पूरे पृथ्वी को गाड़ दिया है, कपड़ा जिस तरह से आप गाड़ते हैं उस तरह से उसने स्क्वीज कर दिया है जल को। नेक्स्ट, और रेमेडी क्या है? प्लांटेशन। तो ओनली रेमेडी इज प्लांटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का और जल को संरक्षण करने का सबसे अच्छा रेमेडी है कि आप प्लांटेशन करें। तो आप कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। पहले इस लेक्चर के बाद कहीं भी लगाइए, गांव में लगाइए, घर पे लगाइए, कहीं लगाइए, अपने जीवन में एक पौधा ही लगाइए तो भी बहुत हो जाएगा। पूरे विश्व में इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए 7 अरब पौधे लगाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट, और वैज्ञानिकों ने बताया है कि जितना 20वीं सदी के आरंभ में वृक्ष से उतना भी लगा दें हम तो 100 बिलियन मैट्रिक टन हर साल हम कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। हमको कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस इतनी अच्छी नेचुरल है, इसको लगाने में क्या प्रॉब्लम? हम क्यों इंस्ट्रूमेंट लगा के कार्बन कैप्चरिंग करें? ये मेरी बात मेरे समझ में नहीं आता। प्रकृति के साथ चलने में क्या प्रॉब्लम? अब आप कार्बन की प्रॉब्लम आ रही तो एडवांस कंट्री कह रहा है कि आप क्या कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस लगाइए। अरे भाई, आप लगा सकते हो, पुअर कंट्री में सब नहीं लगा, कैसे लगा सकते? और इतनी अच्छी कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस ये है, इसको लगाने में कोई हर्जा भी नहीं है। प्रकृति भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और इस अभियान में मैं जुड़ा रहा पिछले 4 साल से और पूरे पूर्वांचल में मैंने करीब 15,000 वृक्ष लगाए अब तक। और जैसा कि विनय जी ने बताया भी आप लोगों के, जो वृक्ष लगाए हैं उन्हीं का फोटो है। और नेक्स्ट, करीब 260 कल वृक्ष आपके विद्यालय में भी कल वृक्ष लगा, देखा है नहीं आप लोगों ने? नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा उसको। तो ये तो कुछ बातें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बढ़ गया पोल्यूशन की वजह से। तो इन कंडीशंस में क्या करते हैं? आपको जैसे यहाँ बैठे हैं, अगर इसमें तो पंखा चल रहा है, अगर 10 AC लगे तो आपको बड़ा आराम होगा कि अरे भाई, बोलने वाले को भी आराम है, बैठने के सुनने वाले को भी आराम है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर AC लगाने का है बूता तो हम लगा रहे हैं। 99% पॉपुलेशन जिसको AC लगाने का बूता नहीं है तो बाहर आपके AC की गर्म हवा लगे है। तो ये इथिकल है कि 99% को 1% AC उपयोग करके गर्म हवा दें, जितनी गर्मी थी और गर्म कर। ये इथिकल नहीं, ये नैतिक नहीं है ना। हम पंखा है तो हम पंखा ले रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से आप देखें बाढ़ आई है, 3 सीट है यहाँ पर और 2 जने इस पर बैठ के भाग रहे हैं, जाते दिन तीनों लोगों को बैठा सकते, हम क्यों छोड़ रहे हैं? ये इथिकल है। हमने जो हमारे, आप समझिए कि 40 से 80 साल के बीच के लोग, हमने ये स्थिति ला दी कि आप जैसी नई जनरेशन को पर्यावरणीय बदलाव झेलना पड़ रहा है।
क्या एथिकल है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसा देकर जा रहे हैं? गर्मी से परेशान हैं, तमाम तूफान से परेशान हैं, तमाम एनवायरमेंटल डिजास्टर से परेशान हैं, ये एथिकल नहीं। तो ये एथिकल जब नहीं है तो थोड़ा विचार करें। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, हमने बहुत विकास किया। हम कहते हैं कि हम मंगल ग्रह पर गए, हमने इंटरनेट खोजा, हमने ये किया, हमने वह किया, हमने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी डेवलप की, हम यह किए वह किए। करते करते 21वीं सदी की 2 दशकों ने बता दिया कि आपने कुछ बड़े बड़े डिजास्टर जब हुए सबके दिमाग सही हो गए। तो हम देखें कि हमने इस विकास की अंधी दौड़ में भौतिक संप्रदाय को बनाने में 1961 तक हमने 70% भाग नेचर का यूज कर दिया और 1999 तक 120%। तो भौतिक संपदा अधिक हो गई और प्राकृतिक संपदा कम होने लगी। इस दौर में हमको क्या बचा देखिए। हाउ मच इज लेफ्ट ऑन अर्थ। नेक्स्ट, ये है आपका पेट्रोलियम। 2014 में दुनिया का सबसे अधिक पेट्रोलियम निकाला गया और ये अनुमान है कि 2062 तक 90% पेट्रोलियम इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। 10% बचेगा वो अमेरिका के पास, वो अपना यूज नहीं करता। तो जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? जितनी भी अरेबियन कंट्रीज हैं इनकी हालत खराब हो जाएगी। इकॉनमी उनका मोह आपसे इसलिए नहीं है कि आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं मोदी। उनका मोह इसलिए है कि 30-40 साल बाद जब पेट्रोल खत्म होगा और हाथ में कटोरा ले लेंगे तो उनका मोह है कि आप अब वो पेट्रोलियम वाले स्थान पर दूसरे चीजों में इन्वेस्ट करके बिजनेस को इंडिया में स्टैब्लिश। यह मोह, तो ये स्थिति आने वाली है और हमारे देश ने पेट्रोलियम पर निर्भरता धीरे धीरे कम करना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करेंगे तो दूसरे रिसोर्सेज पर आप जाएंगे, नेचुरल रिसोर्स। आप ग्लेशियर्स की स्थिति देख लीजिए। 75 में 1/4 भाग, 85 में 2/4 आधा और करीब 2095 से 5 तक आते थे 3/4 भाग पृथ्वी के ग्लेशियर 0.25 मीटर प्रति वर्ष के रेट से घटते जाते हैं और इन ग्लेशियर्स के घटने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ता है और ये हर क्यों रहा है? क्योंकि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एक उसी पर क्लिक करिए, नहीं बैक आइए। हाँ, उसी पर बीच में कर्सर ले जाकर क्लिक कर दीजिए। हाँ, नहीं आप नहीं बीच में नहीं जाके आप इसको देखें। ये नासा की एक तस्वीर है पिछले 1991 से कैसे पोल्स पर बर्फ कम होती जाए टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अलास्का में देखें आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 1991 से लेकर के और 2016, और इसका ये प्रभाव ये है, इसलिए है ये क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितने मिनट है तो और बोल 1 मिनट तक है? कितना टाइम है? ठीक,
आप देखें बिल्कुल 2016 तक कितना कम हो गया। ये एक कैसे गल रही है बर्फ में, जैसे कि बड़ी बड़ी आइस जो है इसमें लीवेज हो जा रही हैं और पानी जब इसके अंदर जा रहा है तो पूरी पूरी आइस जो है, बर्फ जो है फिसल करके आपकी समुद्र में चली आती है। और इसकी वजह से ये एक डेटा है, देखें आप 1979 से एक साइंटिस्ट है, महिला साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर जेनिफर, जो रुडगर यूनिवर्सिटी में है, और इन्होंने 40 साल इस पर 1979 से और अब भी काम कर रही हैं। इनके 40 लोगों का एक समूह है जो पोल्स पर काम कर रहा हूँ, उनका डेटा है कि 1979 से 2016 में 15% बर्फ पोल्स पर कम हो, 45% जो है सी आइस जो तैरती है वो भी कम हो गई, और जाड़ों में टेम्परेचर जो है 9 डिग्री बढ़ गया है पोल्स का, 9 डिग्री 1979 से 2016 के बीच। और विंटर का जो वेपर है वो 45% बढ़ गया। वेपर का भी मैं अभी देख बता रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल रिसेंट अभी डेटा दे रहा हूँ, और एनुअल एकेडमिक वार्मिंग एक्सीड कर जा रही है। तो इस प्रकार से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। नेक्स्ट, और इसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है, जो पोल्स और पृथ्वी के मध्य के बीच का जो टेम्परेचर कम हो रहा है, उसकी वजह से जेट स्ट्रीम जो स्ट्रेटोस्फीयर 35,000 फीट से आती है नीचे की ओर पृथ्वी पर, उसमें पहले टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं था इतना पोल्स और मध्य अक्षांश पर। वो जो एक गोले के रूप में पृथ्वी से पार करती थी, उसमें अब वलय बनने लगे, देखें। और इस वलय बनने की वजह से जहां पर यह अंदर जा रहा है बहुत अधिक हीट हो रही है पृथ्वी पर, और जहां ये बाहर जा रहा है वहां पर बहुत ठंड पड़ रही है। तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं एनवायरमेंट के सब चेंज हो रहे हैं, और इसके वजह से बड़े बड़े स्टॉर्म्स आ रहे हैं और तमाम चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट, और एक ये भी बिल्कुल रिसेंट है, अभी मैं इसी महीने सितंबर की अभी साइंटिफिक अमेरिकन आई है, एक प्रोफेसर रॉल्फन है, उन्होंने एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में बात। टेम्परेचर बढ़ने से आप सभी लोग समझें कि पूरे पृथ्वी पर पिछले 40 साल में पानी का जो वाष्प का कंसंट्रेशन है 4% बढ़ गया, और पोल्स पर करीब 40% बढ़ गया। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये कैलिफोर्निया की एक स्टडी है कि कैलिफोर्निया के लगे जो समुद्र था उसमें 7,000 माइल्स लंबा और 500 माइल्स चौड़ा और 2 माइल गहरा ये वाटर वेपर, और एक प्रकार से पूरा ये रिवर बन गया। हुआ क्या कि पूरे कैलिफोर्निया पर ऊपर से जैसे नदी का पानी गिरता है, जैसे बादल फटता है पहाड़ों को, उस तरह से पूरा गिरने लगा और पूरी कैलिफोर्निया डूब गई। तो इसका रीजन उन्होंने बताया नेक्स्ट, कि ये जो देखिए नदी जो पूरा एक साथ जैसे ही वायु से वो समुद्र से बादल आया सिटी एरिया में, और पूरा ये नदी के रूप में पूरा शहर डूबो। नेक्स्ट, इसको उन्होंने नाम दिया रिवर इन द स्काई या एटमॉस्फेरिक रिवर। हुआ क्यों? जैसे सामान्य अगर वर्षा होती है तो 250 से 500 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड अगर वाष्प जा रहा है समुद्र से उड़ करके, और वो फिर हवा के साथ सामान्य होमोजेनियस फैलता है, तो पूरे अक्रॉस द कंट्री बारिश होती है, सामान्य बारिश। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1000 से 12,500 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड पानी वाष्पित हो रहा है पृथ्वी के गर्म होने से समुद्र से ऊपर आ रहा है, और इतने लोड को नहीं ले पा रहा है, इसीलिए इसको हैजार्डस बोला गया है। इसीलिए देखिए बॉम्बे में बारिश 10 दिन से हो रही, पूरा बॉम्बे डूब गया, राजस्थान डूब गया, और यहाँ पानी नहीं, क्योंकि सारा पानी वहीं गिर गया, होमोजेनियस है ही नहीं, इतनी लोडिंग हो जा रही है वाटर वेपर। और वाटर वेपर जो है वो कम नहीं गर्म कर रहा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल रिसेंट स्टडी है सितंबर 2022 की, अभी ये 1 महीना पहले एडवांस इशू आ जाए।   और 2022
टाइम हो रहा है। एक और प्रॉब्लम है मीथेन गैस का रिलीज होना नेक्स्ट, इसको मैं स्टार्ट में बता देता हूँ। ये मीथेन गैस जो है जब ग्लेशियर्स गल रहे हैं तो उसके नीचे की जमीन को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। वो परमाफ्रॉस्ट से पानी तालाब बन जा रहे हैं पोल्स पर, और ये पानी नीचे जब जा रहा है तो नीचे जो आपका वो है क्या कहते हैं फॉसिल है, उसे रिएक्ट करके मीथेन गैस निकालते हैं, और ये मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक पृथ्वी को गर्म कर रही है। तो ये भी बहुत फैटल है। नेक्स्ट और इसके गलने से, बर्फ के गलने से मरकरी जो है 58 मिलियन लीटर है पोर्स पर, जो पृथ्वी पर इस समय एयर और सॉइल में उसमें दूंगी मरकरी है। तो ये जब मरकरी समुद्र में आ जाएगी, समुद्र के जीव से आदमी तक आएगी, तो बहुत से हेल्थ हजार्ड्स काम करेंगे। नेक्स्ट और इसकी वजह से बहुत से बैक्टीरिया वायरस जो लाखों वर्षों से जो पोल्स के नीचे दबे हैं, उसके वजह से जो है बहुत सा वो सब समुद्र में आ जाएंगे, और जिस तरह से कोरोना वायरस से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उससे भी भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है बैक्टीरिया वायरस से। एंड दिस इज द गेम चेंजर इन आवर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, गोल्ड आपके पास पृथ्वी से निकालने को केवल 2030 तक है। नेक्स्ट, और ये बहुत ही अच्छा नासा का एक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि हर 10 साल पर 2017 से 2100 तक ये टेम्परेचर ब्राउन वाला यहाँ तक फैल जाएगा, और इसके फैलने से करीब 5000 मैमल्स और 3000 रेप्टाइल्स पृथ्वी से गायब हो जाएंगे, उसमें मनुष्य। तो ये नेक्स्ट, और जो सबसे अधिक इफेक्ट इंडिया पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा 28.8% 2050 तक कम हो जाएगा, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 1 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में खाना नहीं खिलाने के लिए हम कहाँ से अनाज लाएंगे? तब हमको आपको मोदी जी की वो नीति याद आएगी। नेक्स्ट, खाद्यान्न के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं आने वाले 20-25 सालों में, अभी कुछ नहीं। और इस प्रकार से कोल भी 2072 तक है केवल पृथ्वी में, ये भी सब यूटिलाइज हो जाएगा। So, good time in our experience, nothing ever really ends. When we die, our bodies decay and the material in them returns to the earth, there, allowing for the creation of new life. We live on in what comes after. But will that always be the case? Might there come a point sometime in the future when there is no after? तो हमारी संस्कृति कहती है हम रिसाइकलिंग पर चलते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रिसाइकलिंग ही ना हो पाए। नेक्स्ट। तो इस समय जो मानव हम लोग हैं, हम क्लाइमेटिक चेंज को भोगने वाले पहले भोगता है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम अंतिम ही भोगता बने। तो इसलिए जागिए और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं आभार हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सप्तदिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन अभी हम सभी पर्यावरण में और प्राणी विज्ञानी महान वैज्ञानिक के विचार सुने, बहुत सरल शब्दों में हम लोगों ने समझा, और उनका एक संदेश सबसे ऊपर है कि हम सभी लोग कम से कम एक वृक्ष लगाएं, आदि व्याधि उससे समाप्त होने की तरफ बढ़ जाएगी। आप सभी लोगों ने व्याख्यान को शालीनतापूर्वक धैर्य के साथ सुना। आप के लिए प्रेरणादायी होगा।
पथ प्रदर्शक भी होगा। मैं सबका महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि हम सभी के मार्गदर्शन है, जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप सादर हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। सभागार में उपस्थित सभी के ऊपर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम थे महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुब्रजोत्सना पुलकितयामिनीं उल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुकृतां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठे कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजजित खड़े करे वाले, केवले माँ तुम्हीं अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं त्रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। तुम्हीं विद्या तुम्हीं धर्मा, तुम्हीं हृदय तुम्हीं मर्मा, त्वमहि प्राण शरीरे बाहुते तुम्हीं मां शक्ति, हृदय तुम्हीं मां भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़े मंदिरे मंदिरे मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरिणारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां, नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे